नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। बुलेटिन की शुरुआत आज की 6 बड़ी खबरों से करेंगे। सबसे पहले बात होगी चुनाव चोरी की, जिसे लेकर करोड़ों सनातनियों में रोष है। सियासी घमासान भी पीक पर है। एसआईटी एक्शन मोड में है और आज भी कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। अब तक 8 गिरफ्तारी और 2 बड़े इस्तीफे की हलचल तेज है। वहीं मुहर्रम पर यूपी में बिहार तक जबरदस्त बवाल किया गया है। उपद्रवियों की टीम ने बिहार में कई जगहों पर पुलिस को टारगेट किया और वहीं यूपी में एनकाउंटर का सिलसिला अब भी जारी है। और इस बार पुलिस ने के निशाने पर 1 लाख का इनामी शूटर है। और भी बड़ी खबरें होंगी। खान सर को लेकर के कोर्ट में हलचल बढ़ गई है। केतन मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सिया और चेतन की चैट हिस्ट्री में आखिर क्या राज छिपे हैं, इसकी तफ्तीश की जा रही है। बदायूं में 2 गुटों की भिड़ंत हुई। तमाम खबरें आपके सामने होंगी। प्रभु श्री राम के साथ छल का अंजाम क्या होगा, योगी ने पहले ही कह दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मतलब योगी ने जो एसआईटी बनाई है उसके हाथ चोरों के सरगना तक पहुंच चुके हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा एसआईटी की रडार पर आ गए हैं। जांच के दौरान चंपत राय की लापरवाही के सबूत मिले। चंपत राय पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है। अनिल मिश्रा की तरफ भी शक की सुई घूम रही है। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और एसआईटी ने सीसीटीवी की जांच की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच कुल 70 बार चोरी की बात सामने आई है। एसआईटी की रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे ज्यादा शक चंपत राय पर है, जिनकी सिफारिश पर रखे हुए लोगों ने चंदे पर डाका डाला। टिन्नू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, ये सभी गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। लेकिन अब बारी है चंपत राय और अनिल मिश्रा की। गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक रही है। दोनों ने ट्रस्ट से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन एसआईटी की दूसरे दौर की जांच अभी तो बाकी है, क्योंकि सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट में सरकार को ही सौंपा गया है। देखना तो यह है कि फाइनल रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी की जो पूरी जांच है उसके दायरे में 2 प्रमुख व्यक्ति आए हैं। एक है चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, और दूसरे जो ट्रस्ट के सदस्य रहे हैं, अनिल मिश्रा। अब इन दोनों से भी आगे पूछताछ हो सकती है और यहां तक कि अनिल मिश्रा के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चंदा चोरी के मामले में टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और मनीष यादव समेत 8 आरोपी जेल में हैं। लेकिन उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो जांच का दायरा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा संकट चंपत राय के लिए है। चंपत राय ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी नैतिकता के आधार पर दिया गया है। मगर क्या इतनी बड़ी चोरी पर सिर्फ इस्तीफे से काम चलेगा? उधर ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इतने भर से काम नहीं चलेगा। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा करना इन्हीं की पहली जिम्मेदारी थी और इनकी देखरेख में ही ये महापाप हुआ है। अब देखिए, राम मंदिर में अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती थी तो वो है चंपत राय। उनकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी राम मंदिर में हिल नहीं सकता था। ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर उन्हें असीम शक्तियां दी गई थी। अलग ही लेवल के पावर्स थे उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने कई स्तरों पर लापरवाही की है और वो सभी लापरवाही अब सामने आ रही है। मसलन चंपत राय पर पहला आरोप यह लगा था कि मंदिर में चंदे की चोरी होती रही और वो खामोश रहे। दूसरा आरोप यह है कि उनके ही करीबियों ने रामलला के दरबार में चंदे की लूटपाट की। तीसरा गंभीर आरोप चंपत राय पर है कि उन्हें कई बार शिकायतें मिली हैं, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। चौथा आरोप है कि चंदे की निगरानी का जिम्मा चंपत राय ने दूसरों पर छोड़ दिया। पांचवा आरोप है कि सीसीटीवी की जांच के दौरान 70 बार चोरी दिखी है, मगर चंपत इस पर कोई जवाब देते हुए या फिर सामने नहीं आया। छठा आरोप है कि पैसे बरामद होने के बावजूद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही बरती है। चंदा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट से कई सनसनीखेज खुलासे सामने हुए, जहां पर जांच में चंदा चोरी के आरोपों की पुष्टि हुई है। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसे लेकर के सूत्रों ये बता रहे हैं कि एसआईटी ने जांच में यह भी पाया है कि पूरे मंदिर की सीसीटीवी कवरेज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण काउंटिंग करने वालों ने ही चंदे पर हाथ साफ कर दिया। और सिर्फ इतने ही नहीं,
70 बार सीसीटीवी में चंदा चोरी की घटनाएं एसआईटी को साफ साफ नजर आई हैं। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ये सब कुछ पाया। साथ ही कैश काउंटिंग के दौरान दस्तावेजों की गड़बड़ी भी एसआईटी ने पकड़ ली है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासी हमले तेज हुए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी और संघ पर तीखा हमला बोला। चंदा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी का लंका दहन अयोध्या में ही होगा। भगवान के ऑडिट से बीजेपी बच नहीं पाएगी। चंदा चोरी के काले कारनामों का अभी पहला अध्याय ही खुला है। अमृतकाल में बीजेपी के लिए यह काल बनकर आया है। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरे मामले में आज क्या बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो 8 आरोपी फिलहाल जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन अयोध्या पुलिस के पास, एसआईटी के पास न सिर्फ साक्ष्य मौजूद हैं बल्कि बयान मौजूद हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी मौजूद है जो दरअसल इन 8 लोगों के न सिर्फ बेनिफिशरीज में थे बल्कि जो पैसे की चोरी की गई थी उस रकम को कहाँ लगाया गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, कौन कौन से एसेट्स बनाए गए हैं या किसी को इसको ठिकाने लगाने के लिए दिया गया है। ये सारी जानकारी अयोध्या पुलिस के पास है। इसीलिए अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ फूक के कदम रख रही है बल्कि सभी आरोपों को वेरीफाई भी कर रही है। उसे यह भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए आरोपी किसी दूसरे को फंसा दे और ऐसा तो नहीं कि वो सही जानकारी दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 8 आरोपी वहां पर चोरी कर रहे थे, बड़े और जिम्मेदार लोग जिन्होंने इस्तीफा तो जरूर दिया है लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जो दिया गया है उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है और उससे कितना ज्यादा इस बात को मजबूती मिलती है कि वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक एसआईटी और अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दे देती है तब तक सभी लोग आरोपी हैं और सब लोग एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो 2 लोग सबसे ज्यादा मंदिर में रहते थे उसे बल्कि तीसरा नाम भी मैं ऐड कर देता हूं गोपाल राव का। गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय, इनके ऊपर पूरे मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी थी। जो चंदा आता था उसको सुरक्षित बैंकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। भक्तों की आस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मौके पर चोरी जैसी बात सामने आ गई थी तो पुलिस तक इस बात को क्यों नहीं पहुंचाया गया, ट्रस्ट की आपात बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। और इन सारे सवालों के जवाब निश्चित तौर पर न सिर्फ एसआईटी, अयोध्या पुलिस बल्कि सरकार भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जब चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को इस पूरी खेल की जानकारी मिल गई थी तो उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने किसको जानकारी दी, उन्होंने किस तरीके से मैटर को लीगल आगे बढ़ाया। सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीजें नहीं की गई हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और बात सिर्फ लापरवाही से खत्म नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन का जो पहला चरण है वो कल शुरू हो चुका है जब सभी आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन आगे भी इस पूरे मामले में न सिर्फ एसआईटी और अयोध्या पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी बल्कि सभी कड़ियों को जोड़ेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव कितनी ज्यादा लापरवाही कर रहे थे, किस किस जगह पर कर रहे थे और सबसे हैरानी की बात के साथ ही इतना बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस अपडेट के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी शूटर संजय को मार गिराया है। संजय बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। शूटर ने आज से ठीक 1 महीने पहले 27 मई को बिल्डर संदीप सिंह की हत्या कर दी थी। बिल्डर की हत्या के बाद पुलिस शूटर की तलाश कर रही थी और आज सुबह पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। और देखिए, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गए हैं। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुख्यात अपराधी संजय पर अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था पहले ही, जिसमें हत्या के मामले में भी वो शामिल था। लखनऊ में बिल्डर की हत्या के बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था और घटना के बाद से लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन पुलिस ने वारदात के 30 दिन बाद यानी कि आज उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश और जमीन विवाद की वजह से की गई थी, जिसमें संदीप की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई। जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पे पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जुग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग
से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी शूटर संजय है कौन, उसकी क्राइम कुंडली भी हम आपको बताते हैं। दरअसल शूटर संजय यूपी का खूंखार अपराधी था। खान मुबारक गैंग से वो जुड़ा हुआ था और खुले आम वारदात को बेखौफ अंजाम दिया करता था। वो हत्या की सुपारी लेता है, जिसकी सुपारी लेता था उसे खत्म करके ही मानता था। बिल्डर संदीप की भी उसने 5 लाख की सुपारी ली थी। अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या में उसने कई वारदात को अंजाम दिया है। अब उसके खिलाफ कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, जिसे आजाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी थी, और या फिर यूं कहें कि 1 महीने तक ये पुलिस को छकाता रहा? इसीलिए इसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया था। और क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में, जो प्रदेश की राजधानी है, दिन दहाड़े इस तरह से मारी थी गोली संदीप जो बिल्डर थे, तो उसने पूरे शहर को दहला दिया था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस इसके पहले इसमें एक आदमी को, गंगाराम को गिरफ्तार कर चुकी थी और गंगाराम से पूछताछ में इसका नाम आया था और संजय का। उसके बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी की। अब कितना बड़ा ये क्रिमिनल था आप समझ सकते हैं कि जिस गैंग का ये मेंबर रह चुका था खान मुबारक जो है, कहा जाता है कि छोटा राजन के लिए काम करता था। ये भी कहा जाता है कि खान मुबारक जब पढ़ता था तो कोई अंपायर ने उसको क्रिकेट में आउट दे दिया था तो गोली मार दी थी। खान मुबारक का एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक आदमी है, उसके सर पे उसने कांच की बोतल रखी हुई थी और उस पर निशाना लगा रहा था। तो इस तरह का गैंग लीडर इसका रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्राइम ये करता था। अब यूपी की अगर बात करें तो 2017 से हम अगर आज तक देखें तो करीब 17,000 इनकाउंटर हो चुके हैं और 280 जो अपराधी हैं वो मारे जा चुके हैं। यानी एक तरह का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के लिए बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए इस पर कड़ी नज़र है कि जो भी अपराधी है वो बचेगा नहीं, तो क्राइम करने के पहले वो थोड़ा सा डरे। तो आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भले ही कुछ वक्त तक जो अपराधी हैं खुद को बचा सकते हैं, लेकिन उनके लिए पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग जाना यह मुमकिन नहीं है। वो गिरफ्त में आए जाते हैं, जैसे कि ये आरोपी भी आया 30 दिन बाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसका एनकाउंटर में मारा जाना यही बताता है। धन्यवाद आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुहर्रम पर देश के कई शहरों में कोहराम मचता हुआ नजर आया। यूपी से बिहार तक उपद्रवियों की भीड़ ने जम करके बवाल किया। कई शहरों में तांडव मचाया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चले, तलवार लहराते हुए हुड़दंगियों की टोली ने अलग अलग शहर में बवाल किया। अररिया के फारबिसगंज में और साथ ही जोगबनी में ताजिया जुलूस में पत्थरबाजी और अखाड़ों के बीच मारपीट के हालात बिगड़ गए। फारबिसगंज में बच्चे महिलाओं के बीच लाठी चलने लगी हैं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। और देखिए कैसे अलग अलग अखाड़ों के हुड़दंगी वर्चस्व दिखाने के लिए उत्पात मचाते हुए नजर आए और इस दौरान पुलिस टीम पर भी टारगेट अटैक किया गया। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी को चोट भी लगी है। वहीं सीतामढ़ी में भी बवाल मचा। ताजिया के आगे बढ़ाने को लेकर के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। और वाराणसी में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 गुटों में टकराव के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, उपद्रवियों को तितर बितर किया और मुहर्रम की तैयारियां फिर से शुरू हुआ उपद्रव, जहां पर मुहर्रम के दिन तक अलग अलग शहर में देखने को मिला। उससे पहले देखिए उज्जैन में शिवहर समेत कई जगहों पर मुहर्रम के मातम में उपद्रव वाला प्लान देखने को मिला था और पुलिस टीम अब एक्शन मोड में है। सभी जगहों पर वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और उसी आधार पर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। मुहर्रम के दौरान उपद्रव की सबसे पहली खबर अररिया के फारबिसगंज की है। ताजिया जुलूस के दौरान अचानक पत्थरबाजी से हरकंप मच गया। अखाड़ों के लोग आपस में लाठी लेकर भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठी चलाने लगे, पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए। हालात ऐसे हो गई है कि खुद सुरक्षित बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए लोग रेलवे स्टेशन पर जुट गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अलग अलग अखाड़ों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग शुरू हुई और उसके बाद उपद्रवियों ने मोर्चा संभाल लिया, पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते लोगों में दहशत फैल गई। 10 से 15 लोग घायल भी हो गए।
हिंसा उपद्रव के बाद पुलिस की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। एक्शन मोड में आते हुए सबसे पहले उपद्रवियों की भीड़ को भगाया और अब वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो उपद्रव में शामिल है उसकी तलाश हो रही है। अररिया के जोगबनी में नेपाल बॉर्डर पर भी मुहर्रम पर गदर मचा, जहां पर करबला मैदान इलाके में ताजिया जुलूस के बीच पत्थरबाजी शुरू हुई और कई दुकानों के शीशे टूट गए। सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम जुलूस को नेपाल की साइड घुसने से रोकने पर उपद्रवी भड़क गए थे और नेपाल साइड से पथराव शुरू कर दिया गया। आग के गोले फेंके जाने लगे, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। लोगों में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसएसबी की टीम ने हालात को कंट्रोल में किया। फिलहाल सुरक्षा बलों का घेरा बढ़ा दिया गया है। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है। खबर समस्तीपुर से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस में उपद्रवियों ने काफी हंगामा किया। लाठी, डंडे, तलवार लेकर जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दो गुटों के बीच भिड़ंत भी हुई। पत्थरों की बारिश होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। अब इसके बाद हालात बिगड़ गए। ऑन द स्पॉट 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस अब हमला करने वालों की तलाश कर रही है। वीडियो के आधार पर इन उपद्रवियों की पहचान भी हो रही है। प्रशासन के ऊपर लाठीबाजी किया गया है। यहाँ पे फुल एक्शन लेना पड़ेगा प्रशासन को अपनी तरफ से। टंकी कर रहा है वो आपके प्रभारी है अफसर ऐसा क्या है, वो उनके जो आदमी बचाया वो उसी को उल्टा पुल्टा कर रहा है। देखिए मार के फाड़ दिया है। देखिए रामनगर का अखाड़ा है, मार के पूरा फाड़ दिया है इनको प्रशासन। रामनगर के प्रशासन के ऊपर लाठीबाजी किया गया है। यहाँ पे फुल एक्शन लेना पड़ेगा प्रशासन को अपनी तरफ से। टंकी कर रहा है वो आपके प्रभारी है अफसर ऐसा क्या है, वो उनके जो आदमी बचाया वो उसी को उल्टा पुल्टा कर रहा है। देखिए मार के फाड़ दिया है इनको। देखिए रामनगर का अखाड़ा है, मार के पूरा फाड़ दिया है इनको प्रशासन। रामनगर हिंसक झड़प कैसे हुआ है? दोनों से वही पर मतलब जो वहाँ पे मुहर्रम के दौरान जैसे आपस में हिंसक झड़प हुआ था दो लोगों के समूह के बीच में। कितने लोग घायल हुए? घायल की संख्या से नहीं बता सकते, 2 लोग ही पहुँचने बाकी वहाँ लोग अपना सुरक्षित स्थान पर कहीं यहाँ पर छिपे हुए। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। आप लोग बड़े पदाधिकारी को जानकारी दिए थे? जी जानकारी दिए तो बोले घटनास्थल में बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे? हाँ पहुँचे थे वहाँ पर। उनके साथ ही थे। साथ से घटना हुआ कि मतलब नागर बस्ती के पास जो है मतलब ईटा रोड़ा दोनों तरफ से बरसाने लगा। हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए, जिससे हमारा कपार फट गया। कितने पुलिसकर्मी का कपार फट गया है? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? करीब 2, 4, 5 पुलिसकर्मी को तो हम आँख के सामने देखे हैं जो रोड़ा पत्थर से कपार। तो बिहार के समस्तीपुर में क्या हालात है ये आपने देखा। अब आप देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस को लेकर अलग अलग थाना क्षेत्र में बवाल किया गया। लाठी बाजी गई और एक शख्स चोटिल भी हो गया, जिसके बाद 2 गुटों में मारपीट शुरू हुई। 6 लोग इसमें घायल हो गए। मुजफ्फरपुर के औरैया इलाके में 2 अखाड़ों के बीच मारपीट शुरू हुई और यहाँ भी कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई और लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
अब बिहार के सीतामढ़ी से खबर आ रही है, जहां पर तजिया जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर शुरू हुआ ये विवाद मारपीट तक पहुंच गया। अब इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। काफी देर तक उपद्रवी सड़क पर बवाल मचाते रहे, एक दूसरे पर लाठी से हमला भी करते रहे। अब वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की एक बार फिर से पहचान शुरू की गई है। इलाके में फोर्स तैनात किया गया है और जो लोग इस उपद्रव में शामिल थे उन्हें पकड़ने के लिए अब पुलिस कोशिश कर रही है। और वाराणसी में भी ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों में बवाल हुआ। अचानक से उपद्रवियों की भीड़ ने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, लाठियां बरसाने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने ऑन द स्पॉट पहुंच करके हालात को कंट्रोल में लिया। बेकाबू भीड़ पर लाठी भांज करके भीड़ को अलग किया। अब आपको हम बलरामपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तुलसीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। हनुमानगढ़ी तिराहे के पास रेलवे फाटक पार करते समय जुलूस में शामिल तजिया रेलवे की 25,000 वोल्ट के तार से टच हो गया, जिसके बाद तजिया में आग लग गई और जुलूस में अफरा तफरी मच गई। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप बलरामपुर से, जहां पर ताजिया में आग लग गई। दरअसल ये ताजिया रेलवे के फाटक को पार करते हुए बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद इस ताजिए में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई और किसी तरह से लोग इस ताजिए को छोड़कर इधर उधर भागे ताकि वो खुद को बचा सके। आप देखिए कि काफी ऊंचा ये ताजिया है जिसमें आग लगी हुई है और आसपास जो लोग मौजूद थे वो किसी तरह से इसको किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।